पेन कहाँ गया इसका? चलिए, तो क्या था हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 11 कंप्लीट कर चुका है आपने। अब हम करेंगे फाइनेंशियल। देखो पार्ट 11 में जो था आपका वो हमने कल डिस्कस कंप्लीट कर लिया है। डिस्कस तो क्या, खैर कंप्लीट कर लिया हमने पार्ट 11 ना कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ है, इसमें हमने क्या क्या देखे थे भाई? नवीन और अनुदीप बताओ, कौन कौन से रिलेशन देखे थे? पहले तो नंदिनी बताओ कि पार्ट 11 क्या बोलता है हमारा। रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र राज्य के मध्य संबंध। इसमें क्या क्या देखा हमने? आर्टिकल कहाँ से देखा हमने? 260, 250, 245 से लेके 263 तक ये हमने देखा। इसमें क्या क्या देखा हमने कल? लीगल रिलेशन, यानी कि क्या देखा हमने? विधायी संबंध। कहां से कहां तक देखे हमने? 245 से लेके 255 तक। फिर हमने देखा, फिर क्या देखा हमने? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, यानी कि प्रशासनिक। याद नहीं किया तुम लोगों ने? याद नहीं है तुम्हें? प्रशासनिक संबंध। और इस प्रशासनिक संबंध में हमने दो पहलू देखे। एक हमने देखा सामान्य काल में, यानी कि ऑर्डिनरी पीरियड, ऑर्डिनरी टाइम पे जब कोई इमरजेंसी नहीं लगती। और दूसरा हमने देखा इमरजेंसी यानी आपातकाल में। कहां से कहां तक देखे हमने इसमें? आर्टिकल 256 से लेके 263 तक, है ना? ये हमने देखा। फिर मैंने कल आपको पार्ट 11 में हमने ये भी बताया था कि पार्ट 11 में ही आपका जो है तीसरा संबंध भी आता है, और वो तीसरा संबंध होता है आपका कौन सा? फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन यानी कि वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, और जो वित्तीय संबंध इसमें दे रखा है ये आपको अलग से पार्ट 12 में पढ़ना है, भाग 12 में। तो अब हम जो है आज क्लास में भाग 12 पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो हेडिंग डालेंगे फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आओ भाई जल्दी। केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। तुम्हें से पटारी का रिजल्ट था किसी का? पेपर था किसी का? पटवारी का पेपर दिया था? फॉर्म भर लिया? ग्रेजुएट हो गए बीकॉम से? अभी ग्रेजुएट नहीं हुई? हेडिंग डालो केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध, भाग 12 और आर्टिकल 264 से 293, पार्ट 12, आर्टिकल 264 से 293। क्या हुआ? इतनी जल्दी पहुंच गए हम इसमें? पढ़ा था ना, तो ये वो चल रहा था ना, केंद्र वाला, केंद्र राज्य शासित प्रदेश वाला। हाँ, पार्ट 8। तो बस यही तो नुकसान होता है क्लास में ना आने का। चलिए, सबसे पहले देखी जाए तो फाइनेंस कमी, वित्तीय संबंध मतलब क्या होता है? लिखेंगे फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन
यानी कि वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, इसका मतलब ये होता है केंद्र राज्यों के मध्य कर एवं राजस्व का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लिखो इसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू बिटवीन सेंटर और स्टेट। इस वाले चैप्टर में हमने बस यही पढ़ना है। इन आर्टिकल्स में हमने यही देखना है 264 से 293 में कि बस आपका जो है यहाँ पे कैसे आ रहा है। अब देखो यहीं पे हमने बीच में आपका आएगा 280, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 क्या कहता है बताओ मुझे, कौन बताएगा? बिल, अच्छा चलो फाइनेंशियल बिल से क्वेश्चन बन गया ना। अब तो फाइनेंशियल बिल कौन से आर्टिकल में आता है? और 280 सपना को छोड़ के बाकी बताओ। हाँ तो क्या है, फाइनेंशियल से ही है, लेकिन क्या है? वित्त आयोग। आर्टिकल 280 में आता है आपका फाइनेंस कमीशन, बताया था फाइनेंस कमीशन है ना। तो 280 में अकेले हम जो है 280 वाले आर्टिकल काफी लंबा होगा, उसमें हम देखेंगे आपका फाइनेंस कमीशन कि आपको जो टैक्स है और रेवेन्यू है वो स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख ली। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई यहाँ पे अगर राज्यों के और केंद्र के मध्य जो है टैक्सेस और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कौन से एक्ट के थ्रू हो रहा है ना। तो अगर हम मान के चले कि इसका बेस क्या होगा, बेस यानी कि किस बेस पे हम बोल रहे हैं इसको, यानी कि मूल क्या है इसका, बेस क्या है ना। तो देखेंगे हम कि 1935 में क्या आया था हमारा क्वेश्चन, 1935, 1935 कौन सा एक्ट था? नाम तो होगा उस एक्ट का। और पीछे 1935 में आया था हमारा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या नाम था इसका? एक मिनट मैं चेक करूँ इसको इंग्लिश में क्या 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 था इसका, क्या बातें हो रही है? तुम लोगों को दिल्ली जाने का प्लान अभी तक बन नहीं सका है? 25 तारीख के लिए दिल्ली जा रहे हो? 25 को भी तो है। मुझे पहले स्पॉन्सर करना, उसके बाद में तुम्हें करूंगी, ठीक है? तो इंडियन क्या नहीं बचा वहां पे, सब कुछ तो है, खाओ पियो आराम से। बच्चे वहां पे वैसे भी तफरी करने के लिए जा रखे। प्रोटेस्ट करने वाले बहुत कम है वहां पे, रील बाजी करने वाले ज्यादा है वहां पे। हाँ, रील बाजी वाले ज्यादा बैठे हुए हैं वहां। जो भी होगा, हम पॉलिटिकल एजेंडे पे बात नहीं करेंगे। कौन कह रहा है? अच्छा, तो रील तो बहुत सारी बन रही है वहाँ बच्चे रील बाजी के लिए, वहाँ मतलब ये है कि तफरी करने के लिए जा रही है, आवारागिरी करने के लिए जा रही है। यहाँ परेड ग्राउंड में जो वो होता है ना आंदोलन तो क्या खैर आंदोलन ही बोल लो उसे, लेकिन ये कि बच्चे तफरी करने के लिए जाते हैं। मैं मान के चलूं, मैं बताऊं तो जब पटवारी पेपर लीक हुआ था उस समय भी यहाँ पे 21 दिन का आंदोलन चला था।
नॉर्मल नहीं होता, 21 दिन बहुत बड़ी चीज होती है। करणपुर पूरा का पूरा परेड ग्राउंड में बैठा हुआ था, वो बच्चे वहां पे आंदोलन कर रहे थे जिनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है, जो अभी अंडर ग्रेजुएट है, बस तफरी करने के लिए कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के मजे मारने जाओ। मुश्किल से 100-200 बच्चे रहे होंगे जो एक्चुअल में थे वहां पे। हम भी गए थे वहां, लेकिन बस देखने के लिए गए थे। मैं उसमें नहीं गई थी, मैं कोचिंग की तरफ से गई थी, मैं ऐसे नहीं गई थी कि भाई अपने तरफ से, मेरा तो कोई लेना देना था ही नहीं उस पेपर से। चलिए, ये आपको समझ में आया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहा था, इसके अकॉर्डिंग कहा कि भाई आपका जो इंडिया और स्टेट्स है, इनके बीच में टैक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो टैक्सेस जो है आपके 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे? पहला पहला आ जाएगा आपका टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पहला तो हम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा हमारा होगा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और तीसरा होगा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, कर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? कर। इसको हम बोलेंगे हिंदी में रेवेन्यू को राजस्व। और ये हो जाएगा आपका गैर कर राजस्व, यानी कि वो पैसा जो हमने दूसरे देशों से, मतलब कि हमने IMF, जो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं, वहां से हमने पैसा लिया, तो ये नॉन टैक्स में आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। रेवेन्यू को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टैक्सेस को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट वाइज, ये हम देखेंगे। चलिए, तो अब करते हैं आर्टिकल्स की शुरुआत। और आर्टिकल हो जाएगा आपका पहले 265। आपका दीपिका, आपको समझ में आ रहा है? अभी नहीं आ रहा होगा समझ में। चलो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हमने जो है ना कल एक पार्ट 11 पढ़ा था। मैं बताती हूँ, पार्ट 11 पढ़ा था कल की क्लास में हमने। इसमें हमने 3 प्रकार के, देखो पार्ट 11 बेसिकली क्या था आपका, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपका जो है टैक्स जो है आपका रिलेशन कैसा होता है। तो इसमें हमने देखे थे पहले, कौन कौन से देखे थे हमने? लीगल रिलेशन यानी कि विधायी, कानूनी संबंध में हमारे देखना है कि कानून के रूप में हमने जो है किस तरीके से रिलेशन देखे थे कानूनी रूप से। कोई मुझे एग्जांपल बताएगा किस तरीके से हमने देखे थे पीछे? नवीन, एग्जांपल में बताओ, हमने लीगल रिलेशन में क्या क्या देखा था? हाँ, हाँ देखो, यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मैं थोड़ा समझा देती हूँ, ये हमने पढ़ा था कि सेंटर अगर कानून बनाती है तो पूरे इंडिया के लिए लागू होगा, जो इंडिया का क्षेत्र है उसके लिए लागू होगा। अगर स्टेट कानून बनाती है तो जैसे आपका उत्तराखंड स्टेट है, वो पूरे उत्तराखंड स्टेट पे लागू होगा। अगर यूपी अपने स्टेट के लिए कानून बनाता है तो पूरे यूपी में लागू होगा। अगर MP अपने राज्य के लिए कानून बनाता है तो MP में लागू होगा, किसी दूसरे राज्य में लागू नहीं होगा। तो यही हमने देखा था कि लीगल रिलेशन में हमने देखे थे कि कानून, अगर सेंटर कानून बनाती है तो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए वो एलिजिबल होगा। स्टेट का हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ राज्यों के लिए ही हम जो है ये कानून बनेगा। और हमने इसमें और क्या क्या देखा था कि जैसे मान लो कि सेंटर है, सेंटर के पास अधिकार होता है, सेंटर और स्टेट कानून कैसे बनाएंगे भाई? स्टेट बनाएगी आपकी स्टेट लिस्ट से, राज्य सूची से, सेंटर बनाएगी आपकी सेंटर लिस्ट से। ये हमारे ना लिस्ट है, सूची है, कुछ लिस्ट है। ये इन लिस्ट के अंदर हमारे सब्जेक्ट है कि भाई सेंटर किस पे कानून बनाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो सेंटर लिस्ट में क्या क्या आता है, जैसे डिफेंस आ गया, जैसे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आ गया,
तो जो चीजें, जिन चीजों पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है वो आएगा आपके सेंट्रल लिस्ट के अंदर। जिन लिस्ट पे आपका स्टेट कानून बना सकता है, जैसे आपका पुलिस हो गया, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है। फिर और बताओ, और हाँ, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, फॉरेस्ट हो गया। तो ये सब किसके, फॉरेस्ट आपका जो है यहाँ पे कंकरेंट में आएगा। तो जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गया, पुलिस हो गया, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जिन पे सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बनाएगा, स्टेट कानून बनाएगा। और तीसरा आता है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। तीसरा आता है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट होती है आपकी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया। तो ये आपके कानून इस तरीके से कानून बनते हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बनाएगा, कुछ जो है दोनों मिलके कानून बनाते। इसी तरीके से हमने जो है आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़े थे, इसमें आर्टिकल 245 से लेके 255 तक हमने इसमें ये आर्टिकल्स पढ़े थे, और इनमें हमने अलग अलग चीजें देखी थी कि क्या क्या इसमें रिलेशन है। तो ये हमने लीगल रिलेशन देखे थे। इसके बाद हमने दूसरा देखा था आपका, उसके बाद दूसरा क्या देखा था हमने, अरे अभी तो समझाया था, बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन यानी प्रशासनिक संबंध। प्रशासन कैसे, प्रशासन दो तरीके से होता है। एक तो ऑर्डिनरी टाइम, एक होता है इमरजेंसी में। भाई जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी के दौरान आपका क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान आपका सेंटर हैवी हो जाता है। जब आपातकाल लगता है उस समय सेंटर हैवी हो जाता है, सेंटर के पास सारी शक्ति चली जाती है। सेंटर जो है क्या करता है, रूल करता है। अब मुझे सरस्वती बताएगी कि इमरजेंसी कितने प्रकार की हम पे, प्रेसिडेंट रूल। अब आर्टिकल्स बताओ, अब तो मैंने लिख दिया। परिधि बताओ, नहीं पता। नंदनी कौन सा 352, कौन सी इमरजेंसी, 352 में कौन सी इमरजेंसी, 352 फिर, हाँ फिर ठीक है। तो ये हमारे पास तीन प्रकार की इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब किसी ने हम पे आक्रमण कर दिया, जैसे कब लगी थी 1972 पे, 62 में इंडो चाइना वॉर हुआ, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, लेकिन इमरजेंसी लगी थी 72 इंदिरा गांधी के दौरान, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी तब लगती है जब हम पे कोई वॉर हो रही हो, या फिर हमने किसी, हमारा जो है किसी दूसरी कंट्री ने हम पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, वॉर कर दी हो, इस कंडीशन में लगती है। इस कंडीशन में जो है पावर्स किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है पावर्स कानून बनाने की। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है, अभी जैसे 2016 में उत्तराखंड में लगा था हरीश रावत की सरकार के टाइम पे, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो उत्तराखंड में भी 2016 में आपका क्या हुआ, 72 75, हाँ मतलब 70s के आसपास पे लगी थी, 62 नहीं है, 62 पे मत करना, नहीं तब नहीं लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, इसलिए कि उनको ये लगा कि हम, मेरा अपना पर्सनल खतरा है, उन्होंने अपने वजह से लगवाई थी। अब बाकी हिस्ट्री देख लेना तुम। तो 2016 में जब उत्तराखंड की सरकार पे भी हरीश रावत की सरकार थी उस समय, तो यहाँ पे भी 46 डेज का आपका जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। ये आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। और फाइनेंशियल रूल, जब देश आर्थिक स्थिति से कमजोर हो जाता, देश के पास पैसा नहीं होता, देश के पास आगे जो है खाना खाने के लिए, अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते, हाँ ये अभी तक लगी नहीं है, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। क्यों लगेगी वॉर के टाइम पे, तो सिर्फ ये लगेगी ना जब हमें देश को जरूरत लगेगी। हाँ
तुम कल को सरकारी कर्मचारी बन गए ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, तुम उम्मीद मत रखना मुझे सैलरी मिलेगी। नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी और लगनी भी नहीं चाहिए। और जो है ये तब लगती है जब आपका देश आर्थिक संकट में हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से मतलब उस पर पैसा ना बचा हो, इस कंडीशन वॉर के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। चलिए, तो ये हमने इमरजेंसी के दौरान हमने देखा कि इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, सेंटर हैवी हो जाता है, स्टेट की जो अपनी लेजिस्लेटिव होती है उसके पास कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है, सेंटर जो है अपना काम करता है। सेंटर में भी कौन, प्रेसिडेंट के हिसाब से जो है यहाँ पे काम कराया जाता है, और प्रेसिडेंट भी खुद से काम नहीं करता है, खुद से यहाँ पे जो है कुर्सी नहीं लेता है। प्रेसिडेंट भी किसकी हेल्प से काम करवाता है भाई, गवर्नर की हेल्प से काम करवाता है। प्रेसिडेंट भी गवर्नर की वजह से जो है यहाँ पे रूल करवाता है। ये तो हमने देखा इमरजेंसी के दौरान। अब जो है ऑर्डिनरी टाइम, ऑर्डिनरी यानी सामान्य, जैसे आजकल चल रहा है, तो आजकल हमारे जो है रिलेशन कैसे चल रहे हैं, नॉर्मल स्थिति पे है, हमारी इमरजेंसी लगने की कोई स्थिति नहीं बन रही है, सामान्य चल रहा है। तो यहाँ पे सरकार किस तरीके से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से काम करेगी, यहाँ पे ऑर्डिनरी रिलेशन में बताया हुआ है। चलिए, इसी में हमने तीसरा पार्ट भी देखा था आपका, और तीसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट था आपका एक, ये हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा पार्ट था आपका ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल रिलेशन यानी कि जब जो है टैक्सेस होते हैं, और इसको हम अलग से पार्ट 12 में पढ़ते हैं, और ये आ गया आपका आर्टिकल 264 से लेके 293 तक, यहाँ पे हम देखते हैं इसको। और ये आता है आपका पार्ट 12 में, इसमें हम देखते हैं कि भाई आपका जो टैक्स है और जो आपका रेवेन्यू है वो आपकी सेंटर और स्टेट में। अब जो जाहिर सी बात है कि आपके दादा की जो है पेंशन है, तो दादा पॉकेट मनी देते हैं। अब पॉकेट मनी कैसे देते हैं, बड़े पोते को ज्यादा दे दिया, छोटे को उस हिसाब से दे दिया। तो जो ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस है और रेवेन्यू है वो कैसे डिसाइड होता है आपका, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, कि भाई जिस घर में ज्यादा लोग खाने वाले होंगे उस घर में अनाज ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा चाहिए खरीदने के लिए। जिस घर में कम लोग होंगे उस घर में जो है यहाँ पे क्या चाहिए, अनाज कम लगेगा, पैसा कम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है, टैक्सेस और रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और यही हम जो है फाइनेंशियल रिलेशन में देखते हैं। इतना समझ में आया। इसके बाद हमने देखा आपका कि हम देख रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे मैंने लिखाया भी है, केंद्र राज्य यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो केंद्र और राज्य के बीच में हमारा जो है टैक्सेस कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिलेशन, है ना। और आगे फिर हमने देखा इसमें ये कि टैक्सेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एक तो होता है आपका टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है, और तीसरा ऐसी चीजें जो ना तो टैक्स में आती है ना रेवेन्यू में आती है। यानी कि किसी भारी देश ने हमें क्या दिया, पैसा दिया, और हम उसको उस पैसे को विकास के लिए अपने अपने राज्य में यूज कर रहे हैं। क्लियर, इतना लिखो, उसके बाद मैं आगे आपको करवाती हूँ। इतना लिखा है सबने। चलिए आर्टिकल लिखेंगे हम। आर्टिकल लिखेंगे 2, कौन सा पहले आर्टिकल 260, एक मिनट, 4 तो है लेकिन हम स्टार्टिंग 5 से करेंगे। 265 है, ये कहता है कि भाई जो हमारे सेंटर स्टेट्स के बीच में, सेंटर स्टेट्स के बीच में जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बिना कानून के नहीं होगा, विदाउट बिना कानून के कोई भी टैक्स, और यहाँ पे रेवेन्यू कर दो, बिना कानून के कोई भी टैक्स और रेवेन्यू केंद्र और राज्य के बीच में क्या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा।
मतलब इसके लिए कोई ना कोई कानून बना होगा, और इसमें नोट में लिखेंगे हम, इसमें नोट में देखेंगे कि इनसे रिलेटेड कानून कहाँ है हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 264, एक मिनट, 246 है शायद, हाँ 246, 246 प्लस आर्टिकल 265 प्लस 7 स्केड्यूल। और 7 स्केड्यूल किससे रिलेटेड है जरा मुझे बताएंगी परिधि। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? बताओ। तो ये ध्यान रखो कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी टैक्सेस और रेवेन्यू है वो बिना किसी कानून के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और उन कानूनों की सूची हमें दे रखी है आर्टिकल 246 में, 265 में, और 7th स्केड्यूल। और 7th स्केड्यूल किससे रिलेटेड है? आपकी लिस्ट से, जिसमें हमारे पास 3 प्रकार की लिस्ट दे रखी है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये आप ध्यान रखना। और 7th स्केड्यूल आपकी लिस्ट से रिलेटेड है। नवीन को पीछे देखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं है। पार्ट 7, पार्ट 7 और 7th स्केड्यूल अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखो। नेक्स्ट वीक आपके यूकेपीएससी के कैलेंडर आने वाला है, और अक्टूबर 1st वीक में आपका पेपर हो जाएगा। अगस्त में आपके जो है फॉर्म आ जाएंगे। कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे? सपना, और तब तक तो ग्रेजुएशन हो ही जाएगा, भगवान जाने, आ जाएगा। तुम एलिजिबल हो अभी, फर्स्ट ईयर, एज कम है, ग्रेजुएशन हो गया, कौन से सब्जेक्ट से? पीसीएम, पीसीबी। इधर तो बोलना क्यों है, ये तो बहुत छोटी, सबसे छोटी वो है हमारी क्लास में। फिर ये भी नहीं है, अभी तो तुम में से कोई नहीं है सब। हाँ तो भाई ध्यान दे लो, अगले वीक आपका जो है यूकेपीएससी का कैलेंडर आने वाला है। चलो फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं 7 स्केड्यूल आपकी लिस्ट से। स्केड्यूल और लिस्ट में पार्ट मैंने आपको बताया था पहले। चलिए, तो 265 ये कहता है कि बिना किसी कानून के आपका टैक्स और रेवेन्यू जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है, जिसका हमें विवरण या हमें जिसके बारे में जानकारी आर्टिकल 246, 265 और 7 स्केड्यूल में मिलती है। और इसी में दूसरा नोट लिखेंगे, 101वां संविधान संशोधन होता है आपका 2016 में। 101वां संविधान होता है आपके 2016 में, जिसके तहत ये कहा गया था इस सेंटर जो है सीजीएसटी और आईजीएसटी लागू कर सकती है, और स्टेट जो है एसजीएसटी को लगा सकती है, कैन इम्प्लीमेंट। तो राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट जीएसटी लगा सकती है, और केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो सीजीएसटी और आईजीएसटी लगा सकती है। ध्यान रखना, 101वां संविधान संशोधन 2016, और ये क्वेश्चन में बना हुआ इसी साल 2025 में जो पेपर हुआ था, अपर या लोअर दोनों में से किसी एक में बना हुआ है कि जो ये टैक्सेस रिलेटेड आर्टिकल अमेंडमेंट कौन सा है। तो वहां पे एक भी ये भी दे रखा था, 103 भी दे रखा था, 106वां भी दे रखा था। ध्यान रखना, 101वां संविधान संशोधन जो है टैक्स से रिलेटेड है। लिखा इतना लिखो। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 269। और हाँ, नोट्स की बात करूं मैं तो नोट्स आपको संडे तक मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगी कि संडे तक आपको भेज दूं। चलिए
ये देखिए 269 कहता है आपका कि सेंटर जो है आपकी, सेंटर, या फिर इसको ऐसे लिखो, सेंटर जो है आपकी टैक्स लगाएगी और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जीएसटी। सेंटर टैक्स लगाती है और उस टैक्स को लगाने के बाद स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो टैग सेंटर आपका टैक्स लगाएगी, आई बात समझ में? सेंटर आपका टैक्स लगाएगी और उस टैक्स को स्टेट्स में क्या कर देगी? बंटवारा कर देगी, बंटवारा कर देगी। और वो कौन सा होगा आपका एग्जाम्पल में? आपका जीएसटी। तो जीएसटी टैक्स जो है सेंटर लगाती है और उसको स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर? आर्टिकल 269 समझ में आ रहा है दीपिका? कोशिश कर लो थोड़ा सा समझने की, क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। आप यूट्यूब में वीडियोस देख लेना, स्टार्टिंग से मिल जाएंगी। तो फिलहाल इतना समझ में आया कि सेंटर टैक्स लगाएगी और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इसमें एग्जाम्पल हम कौन सा देख सकते हैं? जीएसटी, है ना? चलिए आगे देखेंगे हम। देखो आर्टिकल 270 भी कहता है, आर्टिकल 270 भी यही कहता है, 270 आर्टिकल 270 कहता है कि भाई सेंटर टैक्स लगाएगी और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन वो कौन सा टैक्स होगा? वो होगा आपका इनकम टैक्स प्लस रेवेन्यू। रेवेन्यू को क्या कहते हैं? राजस्व। कैसा राजस्व? जो हमें प्रोडक्शन से मिला हुआ है, उत्पाद शुल्क बोलते हैं जिसे, उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पे आर्टिकल 269 और 270 यही कह रहा है कि सेंटर जो है टैक्स लगाएगी। कैसे कैसे? आर्टिकल 269 कहता है कि सेंटर जो है जीएसटी लगाएगी लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट्स में भी। आर्टिकल 270 कहता है कि सेंटर टैक्स लगाएगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन वो कौन सा टैक्स है? वो होगा आपका इनकम टैक्स, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम? आयकर। आयकर यानी इनकम, इनकम टैक्स, और रेवेन्यू उत्पाद शुल्क। तो रेवेन्यू जो हमें प्रोडक्शन से मिलता है, जो खेती करने से मिलता है। अरे किसान नहीं देते? किसने कहा? कैसा? किसने कहा? जरा इसके बारे में रिसर्च करके आना। उत्पाद शुल्क जो हमें प्रोडक्शन से मिल रहा है, प्रोड्यूस, चाहे मिल्क हो, चाहे हमारा कॉफी हो, चाहे हमारा कुछ भी चीज हो, जो भी उत्पाद हो रहा है, किसी भी चीज का अगर हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, फार्मिंग से हो गया, कृषि से हो गया, किसी भी चीज से, चाहे हम कॉटन को उगा रहे हैं, कोई भी चीज हो, उससे अगर जो हमें टैक्स मिल रहा है उसको हम बोलते हैं उत्पाद शुल्क, प्रोडक्शन टैक्स, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। अरे राजा, जब आपने मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था उनका? लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, यानी कि जमीन से मिलने वाला। जमीन से क्या? जब खेती करोगे तभी तो कुछ चीज बेचोगे, तब हमें उसका हमें क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। आ रही बात समझ में? है ना? तो वही बात है कि आर्टिकल 270 कहता है कि इनकम टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और रेवेन्यू टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सेंटर टैक्स लगाएगी लेकिन इन टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सेंट्रल टैक्स लगाएगी लेकिन जीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी स्टेट्स में। क्लियर? नोट्स की चिंता मत करो, नोट्स में भेज दूंगी, बस यहाँ ऐसे समझ लो। पीछे ये बीच में क्लियर इतना? अब चलते हैं हम आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में लिख दो फाइनेंस कमीशन, इंपॉर्टेंट डाल के लिख दो, बाद में करेंगे हम इसको। आर्टिकल 280 डालो, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, और इसको हम अलग से करेंगे। पहले इसको कर ही लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें।
लगता है काफी लंबा है, इसको बाद में करेंगे पहले। एक मैंने राष्ट्रपति की आपको विवेकाधीन शक्ति बताई थी, वो कौन सी पावर थी? डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी थी उसकी? क्या कर सकता था उस डिस्क्रिशनरी पावर्स का? क्या लागू कर सकता था? मैंने ये कराया था विवेकाधीन शक्ति में। सीजीआई से राय ले सकता है कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होता है। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ मैं कि वो कौन सी पावर है जिसमें वो इंडिपेंडेंट होता है। दिमाग लगाओ जरा, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ। कितनी स्पीड से घूम रहे हो, भाग रहे हैं। पीछे देखो जरा, फेयर कॉपी लाए हो? प्रेसिडेंट की नोट्स तो पूरे दे रखे हैं मैंने तुम्हें। दिखाओ नंदिनी, सामने वाले को, अपनी कंपनी को भी दिखाओ क्या क्या था। परिधि, वेयर इज योर कॉपी? आप दूसरे की कॉपी में झांक रही है, क्यों नहीं लाई फिर? नवीन, क्या कर रहे हो? सोचो मत, पीछे देखो। उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी थी? विवेकाधीन शक्ति या कौन सी थी? सपना को भी याद नहीं है? वो जुडिशियल में आएगा, याद करो जरा, देखो क्या था। मुझे क्या पता किससे रिलेटेड है, मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ। अब वो तुम्हें डिटेल में तुम्हें बताना है। तो फिर 356 क्या है? आज मैं इसका आंसर खुद से नहीं दूंगी, मैं आज तुमसे मांगूंगी इसका आंसर, क्योंकि इसके बाद में ये आपका विवेकाधीन अनुदान करवाने वाली हूँ। हाँ, डिस्क्रिशनरी पावर्स, विवेकाधीन शक्तियां। अरे ये बताया था मैंने कि लिखा ही नहीं है, मतलब बस बोला है कि वो खुद से जवाब, मतलब खुद से वो बना देते हैं कि किसी से पूछेगा नहीं वो कुछ भी करने के लिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। ये भी है, दूसरा पॉइंट भी बताया था मैंने। ये नहीं लिखा है कि अगर जब बहुमत दल सिद्ध ना हो तो वो अपना वोट देके किसी एक पार्टी को जिता सकता है? नहीं आ रहा याद? मैंने क्या कहा था, जब सरकार नहीं पता चल रही है, जब मान लो कि भाजपा और कांग्रेस में दोनों में जो है बराबर मत हो गए, तो इस कंडीशन में कौन जीतेगा? कोई नहीं जीत रहा, टाई अप हो रहा है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है ना कि किसी भी पार्टी को वोट करके अपना जो है उसको सरकार बना सकता है। ये बताया था विवेकाधीन शक्ति में कि जब जो है यहाँ पे बहुमत दल सिद्ध ना हो रही हो, बहुमत ना सिद्ध हो रही हो, तो राष्ट्रपति अपना वोट देके उसको क्या कर सकता है? जिता सकता है, किसी भी पार्टी की सरकार बनवा सकता है। आई बात समझ में? डिस्क्रिशनरी पावर्स। अरे यार मेरे को अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम लोगों पे अपनी एनर्जी बर्बाद करी है। तुम लोग पीसीएस वाले बच्चे और ऐसी हरकतें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है, दिखाओ। एक पॉइंट और लिख दो इसमें, फिर मैंने उस दिन समझाया तो था, तुम्हें याद तो होना चाहिए कि मैंने बताया था क्लास में, बल्कि तुम ही ने मेरे को बोला था कि मैम ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तुम ही का ही क्वेश्चन था ये, तुम्हारा ही क्वेश्चन था, तुम्हें खुद ही याद नहीं है। नींद में? मैं वही तो कह रही हूँ, तुम आजकल पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो। पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी फिर मुझे। चलो फिर। हाँ,
मैं प्रेसिडेंट की बात कर रही, मैं गवर्नर की बात कर ही नहीं रही यहाँ पे अभी। हाँ तो ये गवर्नर की अलग है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट की उसमें बोल रही हूँ ना कि प्रेसिडेंट। चलो अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर। मैंने तुम्हें 3 अकाउंट बताए थे। अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें सरकार के 3 अकाउंट बताए थे, कौन कौन से थे वो? सरकार के 3 अकाउंट, एक में मंत्रिपरिषद का अधिकार होता है, एक में राष्ट्रपति का अधिकार होता है, और एक में वही क्या था, नाम बोलो। सिंचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा, लोक पब्लिक अकाउंट कमिटी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बताया था, सब डब्बा गुल हो गया। प्रोटेस्ट में मुझे लग रहा है ज्यादा ध्यान जा रहा है तुम्हारा, वहां के बर्गर पिज्जा पे ध्यान मत दो, यहाँ दो। वहां बच्चे ज्यादातर अब खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सब फ्री में मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टारबक्स की कॉफी मिल रही है उन्हें फ्री में, कौन कौन नहीं कौन छोड़ेगा? हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, वहाँ बच्चे ज्यादातर फ्री में खाने के लिए जा रहे हैं। कि अब जो दिल्ली में अकेले बच्चे रहे होंगे, मुखर्जी नगर पूरा भरा हुआ है, जैसे यहाँ का करंट, कौन ही बनाए खाना, आराम से तफरी मार के भी आ जाओ, खाना खा के भी आ जाओ, क्या बुरा है? 2-4 रील बना दो, फेमस हो जाओगे। आजकल तो वहां की कुछ जो मतलब जिसके 0 फॉलोअर्स होंगे वो भी फेमस हो गया होगा। जाओ इधर तो ध्यान अब। अच्छा इधर तो ध्यान। आर्टिकल 275, आर्टिकल अब मुझे ये बताओ कि सिंचित निधि क्या होती है, कंसोलिडेटेड फंड या कॉन्टेंजेंसी फंड? मैंने बताया था तुम्हें। सिंचित निधि पर अधिकार किसका होता है? बाकियों को भी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, या फिर वो अभी इसी बात में कि यार अभी हमारा एग्जाम नहीं है तो लेट इट भी कर देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे जब एग्जाम आएगा। आर्टिकल 275 कहता है सिंचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है सेंटर क्या कर सकता है, सेंटर देखो ये सेंटर का अकाउंट है ना, सेंटर जो है स्टेट्स को पैसा दे सकता है, स्टेट्स को क्या करता है, स्टेट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसका रिव्यू कौन करता है? इसका रिव्यू करेगा आपका, इसकी समीक्षा यानी कि रिव्यू, इसकी रिव्यू करता है कौन? आपका फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन आपका जो है इसका रिव्यू की जाती है, अनुशंसा की जाती है, रिव्यू किया जाता है, तो ध्यान रखो इसको, है ना। आर्टिकल 282, आर्टिकल 282 ये कहता है कि ये जो पावर्स है, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जा रहा है वो सेंटर और स्टेट की क्या अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, यानी कि डिस्क्रेशनरी पावर्स हो गया, ये डिस्क्रेशनरी पावर हो गया ये सेंटर और स्टेट का। जिस प्रकार से आपके सेंटर और जिस प्रकार से डिस्क्रेशनरी पावर होती है आपके प्रेसिडेंट की, उसी प्रकार से सेंटर और स्टेट्स की
ये अपनी मर्जी होती है कि वो अपने अकाउंट से पैसे निकाले, लेकिन मर्जी भी ऐसे नहीं कि जब मन किया वैसे, जब जरूरत होगी उस हिसाब से जो है पैसा निकाला जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और आपका मन किया कि भाई मेरे को शॉपिंग करने जाना है, 10,000 फूक के आ गए, ऐसा नहीं। उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, है ना। तो आप सीधा से अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हो खर्च करने के लिए, कोई ना कोई एक वैलिड रीजन होता है आपके अकाउंट से पैसे निकालने का, है ना। ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से निकाल दिया और भाई उड़ा के आ गए। सेविंग अकाउंट बनाया है, सेविंग के लिए अपने पैसे जमा कर रहे हो वहां, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई मेरे सेविंग अकाउंट से पैसे कम हो, है ना। तो ऐसी प्रकार से कि ये अपना उनका स्व निर्णय हो सकता है, स्वविवेक हो सकता है पैसे निकालने का, लेकिन उसके पीछे खुद ना कुछ रीजन होता है। तो ये आर्टिकल 282 यही कहता है, 275, 82। इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आर्टिकल पूरे वित्त आयोग में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका 282। इसके गठन कब हुआ, कौन इसका मेंबर होता है, किसके तरह होता है, क्या होता है, सब ये इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो ये आर्टिकल से बस आपको चैप्टर का हिस्सा है, तो ये आपको करवाने पड़ रहे हैं इसलिए। चलिए पहले ये आर्टिकल देख लिए। अब इन आर्टिकल से रिलेटेड हम कुछ समिति पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कमिटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। committees related to financial relation between सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध से संबंधित वित्तीय संबंध से संबंधित समितियां एवं आयोग। और इसमें पहला आयोग आएगा आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट। और ये एआरसी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को अगर आप मेंस के लिए गवर्नेंस पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पहला लिखेंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी। और कल को जब आप पढ़ोगे इसको तो फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट के नाम से भी पढ़ोगे, प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, जो बनती है आपकी 1966 में। 1966 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे इस एआरसी रिपोर्ट को नहीं पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। भैया आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि आपने क्या चीजें पढ़ी हैं और क्या चीजें छोड़ी है ना। तो ये आपका मेनली गवर्नेंस का टॉपिक है, गवर्नेंस में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि कल को अगर आप और भी देखोगे तो जैसे लोकपाल, लोकायुक्त आपके प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, और राइट टू इंफॉर्मेशन आपका प्रीलिम्स का भी टॉपिक है। लेकिन ये सारे टॉपिक कराए जाते हैं मेंस के गवर्नेंस वाले टॉपिक में, मेंस के गवर्नेंस वाले पार्ट में, प्रीलिम्स में छोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा इसका जो इसकी खामियां है, इसके लाभ क्या थे, इसकी खामियां क्या थी, ये सब हम जो है गवर्नेंस में मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़े। यहाँ पे हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इसकी गठन कब हुआ था, किसने किया था, मतलब जो प्रेम से रिलेटेड फैक्ट है वो हम सारे इसमें पढ़ेंगे। बाकी जो पूरा कंटेंट मेंस का है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना हमने। अगर बात करी जाए तो 1966 में बनती है ये, और 1966 में बनती है तो इसके किसने बनाई थी ये,
1966 के टाइम पे आपके कौन थे? मोरारजी भाई मोरारजी देसाई आपके पीएम थे। 1966 में मोरारजी भाई देसाई ने आपकी जो है 1969 में क्या किया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मतलब ये है कि हम जो है अपने प्रशासन में किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, है ना। जैसे आज की डेट में हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन पे सुधार की जरूरत है, उसी प्रकार से 1966 में भी ये रिफॉर्म कमेटी बनी थी और इस रिफॉर्म कमेटी ने अपने अपने कुछ जो है यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की थी, बताया था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। तो पहले लिखो, ये उस टाइम पे आपके पीएम थे आपके मोरारजी देसाई 1966 में। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट आएगी गठन तो मोरारजी भाई देसाई ने किया, लेकिन भाई हमें अध्यक्ष भी तो देखना है, हेड, चेयरमैन, अध्यक्ष भी तो देखना है। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमसी सीतलवाड़ ध्यान रखना। सीतलवाड़ 1969 में इस कमेटी की रिपोर्ट जारी होती है। 1969 में इस कमेटी की रिपोर्ट जारी होती है ना। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे 1969 में, है ना। तो किसकी? एमसी सीतलवाड़ की रिपोर्ट जो है 1969 में आती है। और इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा था इन्होंने? इस रिपोर्ट में पहला पॉइंट तो ये कहा था इन्होंने कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाए। इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य, इंटर स्टेट, ताकि हमें पता चल सके कि भाई राज्यों के बीच में क्या क्या चीजें हो रही है। एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए। दूसरा इन्होंने बोला कि इन्होंने गवर्नर से रिलेटेड बोला। इन्होंने कहा कि गवर्नर उसी को बनाया जाए जो सामाजिक और प्रशासनिक मामलों में लंबा अनुभव रखता हो, जिसको मतलब सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से अच्छा ज्ञान हो। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा के बना दिया गवर्नर। इन्होंने दूसरा बोला गवर्नर से रिलेटेड, इन्होंने कहा गवर्नर ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, दूसरा समाज, दूसरा सोशली, सामाजिक, यानी कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसको समाज का और प्रशासन का लंबा अनुभव हो। ये इसने कहा था गवर्नर के लिए कि राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को बनाया जाएगा जिसको सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों के मामले में ज्यादा अनुभव हो। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने तीसरा कहा था, इनकी तीसरी सिफारिश ये थी, तीसरी रिपोर्ट में इनकी रिपोर्ट में तीसरा पॉइंट ये था कि भाई जो है राज्यों को यानी कि स्टेट्स को जो है ज्यादा पावर दी जाए, स्टेट्स को अधिक पावर दी जाए, ज्यादा पावर्स राज्यों को दी जाए। आई बात समझ में? ज्यादा पावर्स किसको मिले? राज्यों को मिले, क्योंकि राज्य के पास बड़ा क्षेत्र है। बड़ा क्षेत्र मतलब कि राज्य के पास ज्यादा पावर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उनको अपने राज्य की सारी चीजें देखनी है, उन पे पैसा कम होता है राज्यों के हिसाब से। अपने अपने राज्य के पास जो है, अलग अलग राज्य के पास पैसा उस हिसाब से होता है। इन्होंने कहा कि भाई दूसरा कि स्टेट्स के पास जो है पावर ज्यादा होनी चाहिए, राज्यों को जो है ज्यादा शक्ति दी जाए हर मैटर पे। हैवी होगा, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दी थी, लेकिन रिपोर्ट आई तो पढ़ा गया, तो उसके बाद जरूरी थोड़ी कि रिपोर्ट को जो है मतलब ये जो समिति है वो
बोल सकते हैं हम कि सक्सेसफुल हुई होगी, है ना। तो सक्सेसफुल पे भी तो बात आती है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पावर, अपनी रिपोर्ट्स दी थी अपनी, मतलब हाँ, कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिफॉर्म्स कैसे कि भाई एक तो अंतरराज्यीय परिषद बना, दूसरा गवर्नर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि भाई जिसको प्रशासन और समाज के बारे में ज्यादा ज्ञान हो, है ना। तीसरा कि राज्य को अधिक पावर दी जानी चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि अब से ऐसा होगा, इन्होंने बस ये कहा कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि ये होने चाहिए। इन्होंने चौथा क्या कहा इन्होंने? चौथा कहा कि भाई स्टेट्स के जो भी लीगल मैटर्स है, स्टेट्स के जो भी लीगल मैटर्स है, स्टेट्स के लीगल मैटर्स में भाई सेंटर का इंटरफेरेंस ना हो, सेंटर का इंटरफेरेंस बहुत कम हो, सेंटर इंटरफेरेंस जो है बहुत मिनिमम होगा। तो इन्होंने ये कहा कि विधायी मामले जो भी होते हैं राज्यों के पास, उनमें जो है केंद्र का क्या होना चाहिए? हस्तक्षेप कम होना चाहिए। आई बात समझ में? अब लीगल मैटर्स कुछ भी होते हैं, कानून बनाने से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, उनमें जो है सेंटर का क्या होना चाहिए? यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम हो। आई बात समझ में? तो ये इन्होंने 4-5 कुछ पॉइंट दिए थे, इन्होंने यही कहा था। अब ये तो फेल हो गई, ये रिफॉर्म से फेल हो गए। फिर इसके बाद आती है आपकी राजमन्नार कमेटी 1969 में। तो दूसरी कमेटी लिखेंगे 1969 राजमन्नार कमेटी। गठन कब हुआ था? अध्यक्ष कौन था और किसकी सरकार के टाइम पे बना था? बस। क्वेश्चन बनता है इससे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना है इससे। तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया था इसे, बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। और अध्यक्ष कौन थे? राजमन्नार। अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, हेड कौन थे? राजमन्नार। मेंबर्स लिखेंगे, मेंबर्स लिखेंगे 3 मेंबर्स थे इसमें, है ना। डॉक्टर पीवी मन्नार, दूसरा मेंबर लिखेंगे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। अब देखो ये सब साउथ इंडियन नेम है तो तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। हाँ, स्वामी मुदलियार, हाँ इसको ऐसे लिख लो, या फिर तीसरा लिखेंगे पीसी चंद्र रेड्डी। अब इनकी ऐसी कौन सी सिफारिशें थी जिस वजह से केंद्र सरकार को सारी की सारी सिफारिशें रद्द करनी पड़ी? इनकी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में पहला बोलते हैं रेसिडुअल पावर से रिलेटेड, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां,
अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि ऐसी शक्ति, ऐसी पावर जो आपकी तीनों लिस्ट में नहीं है, जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कंकरेंट लिस्ट में। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी पावर्स है जो तीनों लिस्ट में नहीं आती है। तो जैसे साइबर क्राइम से रिलेटेड कानून बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कानून बनाना। तो ये जो आपका साइबर सेल से रिलेटेड कानून है, ये आपके किसके अंतर्गत, ये रेसिडुअल पावर्स में आती है। ये अवशिष्ट शक्ति है जो मतलब लिस्ट में है, उन लिस्ट के अलावा भी पावर्स है। तो ऐसी पावर्स किसको मिले, पार्लियामेंट को मिले, ये तो चलो सही है तब भी कि संसद को मिले। दूसरा किसको मिले, स्टेट्स को भी मिले। पहला पॉइंट इन्होंने ये दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये दिया कि भाई आर्टिकल 249 को क्या कर दिया जाए, समाप्त किया जाए। अब सवाल ये आता है कि आर्टिकल 249 क्या है, मैंने पहले पढ़ा है, बताओ। आर्टिकल 249 क्या है, मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया हुआ है, बताओ मुझे। ये सारी चीजें तुमने पहले पढ़ी हुई है, बताओ। अरे चुप्पी नहीं चाहिए मुझे, आंसर चाहिए तुम में से कोई तो मुझे आंसर दो। आर्टिकल 249 तो मुझे पता है, मैंने पहले भी पढ़ा चुका तुम्हें प्रेसिडेंट में, जब मैं राज्यसभा पढ़ा रही थी ना, तब भी पढ़ा चुकी मैं ये। तब मैंने तो तुम्हें 312 और 249 एक साथ पढ़ाया था। मेरा फेस देखने आए हो यहाँ पे। 249 कहता है कि राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। भाई मेरा फेस देखने मत आओ, कॉपियों का फेस देखो, किताबों का फेस देखोगे तो भला होगा। राज्यसभा वाला टॉपिक खोलो। राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, राज्य सूची पे कानून बना सकती है। 312 में ये बताया था मैंने कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है ना। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 249 को समाप्त कर दो। भाई इन्होंने कहा कि राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट से कानून बना सकती है, उस पावर को ही रद्द कर दो। तीसरा इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस है जो हमारी, ऑल इंडिया सर्विस यानी कि अखिल भारतीय सेवा, इन्हें भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा, आईएएस, पीसीएस, आईआरएस जैसी सेवाओं को भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने ये सिफारिश दी थी। तो पहले 3 सिफारिशें समझ में आ रही है तुम्हें। 3 सिफारिशें कौन कौन सी थी, इतना समझ में आया। ऑल इंडिया सर्विस में मैम आपके आते हैं आईएएस, आईपीएस, नाम तो सुने ही होंगे, है ना, आईआरएस। तो कहा कि इन तीनों को क्या कर दिया जाए, यानी कि अखिल भारतीय सेवा को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। चौथे इन्होंने ये सिफारिश दी, चौथा इन्होंने कहा कि भाई आपके राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल 360 के तहत कि वो क्या कर सकता है, एक मिनट, आर्टिकल 356, 357, 358 इनको भी समाप्त कर दिया जाए। ये तो आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है और ये भी उनसे रिलेटेड है। कहा कि भाई राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड जो भी शक्तियां हैं उनको क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति की समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा। और कहा आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंशियल कमीशन है उसको एक क्या बना दिया जाए, एक परमानेंट
बॉडी बना दिया जाए, परमानेंट बॉडी बना दिया जाए। जो आपका वित्त आयोग है वो परमानेंट नहीं है, वो तो अब परमानेंट है, लेकिन में बात करी जाए तो आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन है आपका वित्त आयोग है उसको परमानेंट बना दिया जाए, स्थानीय निकाय बना दिया जाए। तो ये कुछ इनकी सिफारिशें थी जो आपकी राजमन्नार समिति थी, और इन राजमन्नार समिति की सभी सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। कहा कि भाई हम नहीं मानेंगे, तुम्हारी जो मांगे है वो हमें सही नहीं लग रही है कि तुम ऊटपटांग से मांगे कर रहे हो। तो ये इन्होंने जो है ये सारी की सारी मांगे खारिज कर दी। तो यहाँ पे आपकी राजमन्नार समिति भी कंप्लीट होती है। तीसरा लिखेंगे 1977 1973। अब देखो ये सारी समितियां बनी है, इन समिति, अब देखो ये समिति पढ़ने का मतलब मेन रीजन क्या है, इन समितियों को पढ़ने का रीजन ये है कि भाई जो आपका सेंटर और स्टेट है उनके बीच में रिलेशन किस तरीके से होने चाहिए, है ना। तो ये था। चलिए दूसरी कमिटी लिखेंगे। दूसरी कमिटी लिखेंगे आप अन्नापुर साहिब प्रपोजल 1973। अन्नापुर साहिब प्रपोजल 1973। अन्नापुर साहिब प्रपोजल 1973 लिखेंगे। इसमें इन्होंने कहा रेलवे, देखो इसमें रेलवे, करेंसी, डिफेंस, फॉरेन, कम्युनिकेशन, ये 4-5 चीजें ही केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। बाकी के जितने भी मामले हैं वो सब किसको दे दिए जाए, राज्य को दे दिए जाए। ऐसा इस कमेटी की सिफारिश थी। उन्होंने कहा कि विदेशिक मामले, फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड जो भी मामले हैं, आपकी करेंसी से रिलेटेड जो भी मामले हैं, आपके संचार से रिलेटेड जो भी मामले हैं, रेलवे से रिलेटेड जो भी मामले, वो सारे के सारे किसके पास होने चाहिए, केंद्र सरकार के पास होने चाहिए। बाकी के सभी जो आपके मामले वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे दिए जाए, सारे राज्य को दे दिए जाए। शिक्षा हो गया, पुलिस हो गया, खेल हो गया, है ना, स्वास्थ्य हो गया, ये सारे मामले किसको दे दिए जाए, आपके राज्य को दे दिए जाए। हाँ जी, हाँ, स्टेट्स को दे दिए जाए। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे वेस्ट बंगाल, छोड़ो इसको, रहने दो, हटा दो इसे, मत लिखो। पढ़ने का फायदा ये है कि इनके अध्यक्ष कब बने थे ये, और क्या इनकी मांगी थी ये, तो जो इम्पोर्टेंट है वही तो करा रही हूँ। बहुत सारी बनी थी, लेकिन मैं यही तो कह रही कि इम्पोर्टेंट कराऊंगी ना मैं, तो मैं सिर्फ खराब वैसे थोड़ी कराऊंगी। नेक्स्ट लिखेंगे सरकारिया कमेटी। सरकारिया कमेटी, जैसे सरकारी लिखते हैं इंग्लिश में फोनेटिक लैंग्वेज में सरकारी, वैसे ही लिखना है। सरकारिया कमेटी 1983 से 1987। इसमें लिखेंगे इसका फॉर्मेशन कब होता है, इस गठन कब हुआ था, तो 24 मार्च 1983, 24 मार्च 1983 को बनी थी ये। अध्यक्ष थे इसके न्यायमूर्ति रणजीत सरकारिया, न्यायमूर्ति, हाँ चेयरमैन, अध्यक्ष वही हुआ, चेयरमैन थे इसके न्यायमूर्ति रणजीत सरकारिया। तो इन्हीं के नाम पे जो है ये कमेटी बनी है।
मेंबर्स लिखेंगे शिवरमन और SR सेन। शिवरमन और SR सेन। हाँ, रिपोर्ट बनी थी इनकी 1987 में। लिखो, रिपोर्ट 1987 में बनी थी। और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इनकी 1988 में। बनी कब थी रिपोर्ट? रिपोर्ट बन के तैयार हुई थी 1987 में। एक साल बाद इनकी रिपोर्ट का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ, पब्लिश हुआ। सेंटर नहीं बना रहा है, स्टेट्स ही बना रही है सारी। इसमें पहले लिखेंगे इनकी रिपोर्ट्स में क्या कहा था। पहले लिखेंगे पहली रिपोर्ट क्या थी इनकी। अब मैं लिख नहीं रही क्योंकि तुम समझदार हो चुके हैं। पहली रिपोर्ट थी इनकी कि भाई सेंटर को हैवी बनाओ, यानी कि सेंटर पावरफुल होना चाहिए, पावरफुल सेंटर होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? ऐसा इसलिए कहा इन्होंने कि भाई देश की जो एकता और अखंडता है, देश की डिग्निटी और इंटीग्रिटी, इसको कायम रखने के लिए हमें केंद्र को यानी कि सेंटर को क्या करना पड़ेगा? शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो लिख दो इसको कि सेंटर हैवी क्यों होना चाहिए? फॉर द डिग्निटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। इन्होंने कहा कि भाई राज्यपाल का जो कार्यकाल है, जो गवर्नर है आपका, वो जो गवर्नर है उसका कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। तो राज्यपाल जो गवर्नर है उसका जो कार्यकाल है, गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल का होना चाहिए। लेकिन इस बीच उसका कोई भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इनकी कंडीशन ये थी कि टेन्योर जो है वो 5 साल का होना चाहिए, लेकिन इस बीच कोई भी इनका जो है ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहा कि भाई राज्यपालों को यानी कि जो गवर्नर्स होते हैं उनको जो अपॉइंट कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है। जब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर रहा है तो जिस स्टेट में वो अपॉइंट कर रहा है उस स्टेट के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम से भी बातचीत करो, सीएम की भी सिफारिशें लो। आई बात समझ में? कि जब जिस स्टेट में अगर प्रेसिडेंट आपका गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है तो उस स्टेट के जो मुख्यमंत्री है उसका भी परामर्श होना चाहिए, उसका भी जो है यहाँ पे परामर्श को तुम ऐसे मान के चलो कि उसका भी ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, उसकी भी सहमति होनी चाहिए, उसकी भी सहमति होनी चाहिए। मतलब परामर्श मतलब सहमति बोल सकते हो। देखो, इंजीनियरिंग, नेक्स्ट पॉइंट, इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड चिकित्सा को क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल, मेडिकल। इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड एजुकेशन, इन तीनों के लिए क्या होना चाहिए? आपकी अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए, ऑल इंडिया सर्विसेज होनी चाहिए, बाकियों के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्या हुआ नंदिनी? क्या बोला? हाँ, क्यों नहीं लेता है? सहमति नहीं लेता है, पर ये कि पता रहता है सबको कि कौन आने वाला है। अंदर अंदर बहुत गोलमाल चलता है, अंदर अंदर सब कुछ चलता है लेकिन बाहर कुछ नहीं होता। सो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल और एजुकेशन के मामले में सिर्फ इन्हीं तीनों मामलों में सिर्फ और सिर्फ किसकी गठन होना चाहिए? ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन होना चाहिए, बाकियों के लिए नहीं हो। इनकी एक ये थी।
बस। बाकी इन्होंने और भी योजनाएं दी थी और भी इनकी सिफारिशें थी, वो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे पूंजी आयोग। पूंजी पूंजी आयोग। फटाफट लिखो। गठन होता है इसका 2007 में, रिपोर्ट आती है इसकी 2010 में। पहला इन्होंने कहा राज्यपाल के लिए, गवर्नर के लिए। इन्होंने कहा गवर्नर का टेन्योर 5 वर्ष का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। गवर्नर का टेन्योर जो है 5 साल का होना चाहिए, कार्यकाल 5 साल का। गवर्नर का टेन्योर जो है आपका 5 साल का होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि गवर्नर को अगर उसके पद से हटाना तो केवल केवल केंद्र जो है इसमें भागीदारी नहीं निभाएगा। केंद्र का ही जो है, केंद्र की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, सेंटर की इच्छा पर जो गवर्नर है उसको नहीं हटा सकते हैं, इसके लिए स्टेट्स की इच्छा भी होनी जरूरी है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो गवर्नर है उसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी होनी चाहिए, यानी इम्पीचमेंट की प्रोसेस भी होनी चाहिए गवर्नर को हटाने के लिए। आई बात समझ में? गवर्नर को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट की प्रोसेस भी होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता होगा कि गवर्नर जो है वो आपके यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, कुलपति, डीन टाइप का होता है ना, सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है आपका विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी का। तो इन्होंने कहा कि भाई जो आपका गवर्नर है उसको जो है यूनिवर्सिटीज के जो कुलपति का पद है उसका, डीन का जो पद है उसका, वो हटाना चाहिए। जो विश्वविद्यालयों के जो कुलपति की परंपरा चली आ रही कि गवर्नर जो है विश्वविद्यालयों का कुलपति रहेगा, उसकी जो है परंपरा समाप्त होनी चाहिए। और बाकी भी इनकी और सिफारिशें थी, वो मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। सातवां लिखेंगे सातवां लिखेंगे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी बनती है आपकी 2005 में। ये कमेटी बनती है आपकी 2005 में और अध्यक्ष होते विरुप्पा मोइली। इंपॉर्टेंट है, सीतलवाड़ और विरुप्पा। तो अध्यक्ष होते हैं इसमें विरुप्पा मोइली, विरुप्पा विरुप्पा मोइली। और रिपोर्ट आती है इनकी 2009 में, रिपोर्ट आती है इनकी 2009 में। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे आपको टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए। कल हम आर्टिकल 280 करेंगे और कल ही जो है मैं आपको आर्टिकल 13 और 14 भी कंप्लीट करा दूंगी। आई बात समझ में? बहुत स्पीड से चल रहे हैं? नहीं, स्पीड से नहीं चल रहे, तुम स्लो चल रहे हो। मैं नॉर्मल स्पीड पे चल रही हूँ, मैं भगाती नहीं हूँ, मैं नॉर्मल स्पीड से चल रही हूँ, तुम लोग स्लो चल रहे हो। चलो बाकी मिलते हैं आपसे कल, और कृपया करके इसको रिवीजन करके आना।